हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी रामबाण सीरीज में बिजनेस मैनेजमेंट पर पहला वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम 60 प्लस थ्योरी एंड ऑथर डिस्कस करेंगे। लगभग बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप की सभी थ्योरी और ऑथर को मैंने इंक्लूड कर लिया है। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ और भी रामबाण वीडियो आएंगे। उसके अंदर हम लगभग 100 वन लाइनर बिजनेस मैनेजमेंट के डिस्कस करेंगे। तो इन 3-4 वीडियोज को देखने के बाद बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्जाम से पहले आपको ज़रूर ये देखकर जाना है। अब एक डिस्क्लेमर है, जो स्टूडेंट पहली बार नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। उनको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि बोरिंग लगे। ये वीडियो मेनली उन स्टूडेंट के लिए है जो काफ़ी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका नेट कॉमर्स क्लियर है और जेआरएफ वो लोग क्लियर करना चाहते हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक बिजनेस मैनेजमेंट को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के 17 वीडियो जो डिटेल में है, 14 बिजनेस मैनेजमेंट के 3 लीडरशिप के, वो देख लें। उसके बाद आपको ये रामबाण वीडियोज बहुत अच्छे लगेंगे। जो लोग जेआरएफ अपना निकालना चाहते हैं वो एग्जाम से पहले इन वीडियोज को जरूर देख कर जाएं, रामबाण वीडियोज। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन वीडियोज में हम जो मीनिंग है वो केवल एक एक लाइन में ही देखेंगे और ऑथर का नाम देखेंगे, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। कॉन्सेप्ट किसने दिया? जेम्स बर्न्स ने दिया 1978 में। ट्रांजैक्शनल लीडर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जेएस एडम ने दिया। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ट्रांजैक्शनल वाले से ज़्यादा अच्छा होता है, पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करता है, नई चीज़ें करता है, डेमोक्रेसी देता है, फ्रीडम देता है। जबकि जो ट्रांजैक्शनल वाला होता है वो ट्रेडिशनल होता है, रूटीन चीज़ें करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करता है। ट्रांसफॉर्मल से कम अच्छा होता है, कम फ्रीडम देता है। याद कैसे करोगे? ट्रांसफॉर्मेशनल को बना लो ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो जलने से याद आ जाएगा बर्न्स। सेकंड, जो ट्रांजैक्शनल वाला है वो रूटीन चीज़ें करता है और आदमी भी रूटीन चीज़ें करता है, तो आदमी से आपको एडम याद आ जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड का मतलब होता है गुण। किसने दी? बर्नार्ड ने दी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि लीडर वो होता है जिसके अंदर गुण होते हैं, और गुण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो जो जन्मजात होते हैं, सेकंड वो जो बाद में एक्वायर्ड किए जाते हैं। तो गुण आपके पास कैसे भी आए हों, चाहे जन्मजात आए हों या बाद में आपने स्किल एक्वायर की हो, जिसके अंदर गुण है वही लीडर है, ऐसा ट्रेड थ्योरी कहती है। पॉइंट नंबर 4, लीडरशिप थ्योरी बेस्ड ऑन बिहेवियरल अप्रोच। लीडरशिप थ्योरी को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक बिहेवियरल अप्रोच, सेकंड सिचुएशनल अप्रोच। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। तो आपको ये याद होना चाहिए बिहेवियरल अप्रोच में कौन कौन सी लीडरशिप थ्योरी आएगी और सिचुएशनल अप्रोच में कौन कौन सी लीडरशिप थ्योरी आएगी। पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कि बिहेवियरल अप्रोच में क्या होता है और सिचुएशनल अप्रोच में क्या होता है। बिहेवियरल अप्रोच ये कहती है कि लीडर वो है जो दो प्रकार के बिहेव करे, दो प्रकार के टास्क करे, जो दो प्रकार के काम करे। एक होते हैं टास्क ओरिएंटेड वर्क, एक होते हैं रिलेशन ओरिएंटेड वर्क। हर लीडर को या फिर क्लास में टीचर को पहले बच्चों के साथ रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, बॉन्डिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, टास्क कर पाएगा। तो बिहेवियरल अप्रोच ये कहती है कि लीडर को दो प्रकार के काम करने पड़ेंगे, टास्क ओरिएंटेड वर्क मतलब मेन जो अपना गोल है उसको अचीव करने से रिलेटेड, और रिलेशन ओरिएंटेड। यदि रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो आप टास्क भी बढ़िया से नहीं कर पाओगे। तो इसके अंदर, और जो सिचुएशनल अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच ये कहती है कि लीडरशिप आप कैसे करोगे ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको खुद में चेंज लाना पड़ेगा। तो बिहेवियरल अप्रोच पर हम देखते हैं कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल होती है। सबसे पहली है हमारी पावर ओरिएंटेशन। तो नाम से ही लग रहा है, पावर ओरिएंटेशन में ये 3 टाइप्स आ जाएंगे। ये जो मैंने इनके अल्टरनेट नेम लिखे हैं ये भी आप लोगों को याद रखने हैं, ऑथोरिटेरियन, पार्टिसिपेटिव और फ्री रेन। ऑथोरिटेरियन में लीडर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, पार्टिसिपेटिव में वो थोड़ी बहुत पावर ट्रांसफ़र कर देता है, और फ्री रेन में तो लगभग पूरी पावर ही ट्रांसफ़र कर देता है। ऑथोरिटेरियन में सभी डिसीजन लीडर खुद लेते हैं, बिना फॉलोवर से पूछे वो खुद ही तानाशाही जैसे
पेश आता है। पार्टिसिपेटिव में भी डिसीजन लीडर लेता है, लेकिन फॉलोवर से डिस्कशन कर लेता है। फ्री रेंज में डिसीजन सबॉर्डिनेट्स खुद ले लेते हैं, फॉलोवर खुद ले लेते हैं, लीडर केवल उनमें कोऑर्डिनेशन करता है। बिहेवियरल अप्रोच में सेकंड है ट्री डिमेंशियल ग्रिड या 3D ग्रिड भी इसे कहा जाता है। इसी का नाम इसको दिया था रेडिन ने। याद कैसे करोगे? देखो 3D ग्रिड में 3D आएंगे और रेडिन में भी DD 2 बार आ रहे हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में जो ऑप्शन आएंगे 4, तो बहुत कम संभावना है, 1% से भी कम संभावना है कि 2 ऑप्शन में आपको DD दिखाई दे जाए। तो 3D ग्रिड में रेडिन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लीडर के अंदर 3 चीज़ें होगी, एक होगा टास्क ओरिएंटेड वर्क, एक होगा रिलेशन ओरिएंटेड वर्क, और फिर इन दोनों पर डिपेंड करेगा इफेक्टिवनेस, कि आपकी लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव है या नहीं है। इफेक्टिवनेस के अंदर भी इन्होंने 3 चीज़ें बता दी, बेसिक, लेस इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव। बेसिक के अंदर भी इन्होंने 4 चीज़ें बताई, तो कहने का मतलब टोटल 12 लीडरशिप स्टाइल इन्होंने बता दी। आपको ये सभी चीज़ें याद करके जानी है, मेनली उन स्टूडेंट को जो JRF निकालना चाहते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको शायद नहीं पता हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हुआ क्या कि मैं कल मैंने यूट्यूब पर सर्च किया NTA UGC नेट कॉमर्स, तो जो सबसे पहले यूट्यूब चैनल ऑन स्क्रीन आया उसमें सर समांतर माध्य पढ़ा रहे थे, मीन पढ़ा रहे थे। उस मीन को पढ़ाने के लिए उन्होंने 10 घंटे लगाए, 10 क्लासेज उन्होंने ली। और जबकि जो स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है मीन या समांतर माध्यम में से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन्हें नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। स्टेट्स में काई स्क्वायर, F टेस्ट, जेड टेस्ट, इनके क्वेश्चन आएंगे। जिन लोगों ने पहले एग्जाम दे रखा है उनको पता है कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिजनेस मैनेजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो रेडिन ने टोटल 12 स्टाइल बताई इन्होंने लीडरशिप की। बेसिक के अंदर सबसे पहला है रिलेटेड। नाम से लग रहा है एक ऐसा लीडर जो रिलेशन डेवलप करने पर ध्यान देता है, वो रिलेशन ओरिएंटेड ज़्यादा है। सेपरेटेड बिल्कुल अलग थलग, तो न तो वो रिलेशन पर ध्यान दे रहा है, न ही टास्क पर ध्यान दे रहा है। इंटीग्रेटेड में दोनों ही ज़्यादा होंगे, रिलेशन ओरिएंटेड भी और टास्क ओरिएंटेड भी। डेडिकेटेड वाला तो अपने वर्क के लिए डेडिकेटेड है, तो टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा है। इसमें आपको चारों याद करने की ज़रूरत नहीं है, 3 याद कर लोगे तो 4 तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। सबसे पहले रिलेटेड याद रखना, नाम से याद आ जाएगा, रिलेशन पर ध्यान दे रहा है। फिर डेडिकेटेड याद रखना, नाम से ध्यान आ जाएगा, वर्क के लिए डेडिकेटेड है। फिर सेपरेटेड याद कर लेना, बिल्कुल अलग थलग है, दोनों ही कम है। 4th वाला अपने आप याद हो जाएगा। लेस इफेक्टिव वाले में सबसे पहले है मिशनरी, तो उस पर्सन का मिशन ही रिलेशन को डेवलप करना है। डिजर्ट यानी क्या होता है? रेगिस्तान, तो बिल्कुल गलत चीज़ है, तो दोनों ही कम है। कॉम्प्रोमाइजर, जिसके अंदर दोनों ही हाई है। ऑटोक्रेटिक वाला क्या करेगा? वो तो रिलेशन को ही हाई रखेगा, केवल टास्क पर ध्यान देगा। तो पहले मिशन और ऑटोक्रेटिक को याद रखना, फिर डिजर्टर को ध्यान रखना, 4th अपने आप याद आ जाएगा। मोर इफेक्टिव में क्या होता है? सबसे पहले डेवलपर, नाम से लग रहा है रिलेशन डेवलप करने पर ध्यान देता है, तो हाई टास्क ओरिएंटेड होगा। ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लाल फीताशाही होती है, न रिलेशन पर ध्यान न वर्क पर, दोनों ही कम होते हैं। एग्जीक्यूटिव में दोनों ही ज़्यादा है। बेनेवोलेंट में टास्क पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो पहले 1st एंड 2nd याद रखना, डेवलप वाला रिलेशन पर। ब्यूरोक्रेटिक में दोनों कम। तीसरा एग्जीक्यूटिव याद कर लेना, 4 अपने आप याद आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3rd, लीडरशिप एज कंटिन्यूअम का मतलब होता है श्रृंखला। ये किसने दिया? टेननबाम एंड सचमीडट ने दिया। याद कैसे करोगे? देखो याद कैसे करोगे? यदि कोई बच्चा, छोटा बच्चा, वो कंटिन्यूसली कुछ भी गलत शरारत कर रहा है, कंटिन्यू करता जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि डट जा भाई, सच में डट जा। तो लीडरशिप एज कंटिन्यूअम किसने दिया? सचमीडट ने दिया। और साथ में एसोसिएटेड थे टेननबाम। कंटिन्यूअम में भी NN आ रहा है और टेननबाम में भी NN आ रहा है। थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएगा, एग्जाम में डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा। लीडरशिप एज कंटिन्यूअम में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब आप लीडर बनो या फिर आप क्लास में टीचर बनो, तो सबसे पहले तो आप ऑथोरिटेरियन स्टाइल लगाओ, उसके बाद डेमोक्रेटिक लगाओ, उसके बाद फ्री रेन लगाओ। पहले पॉइंट में हमने ये तीनों स्टाइल पढ़ी थी, तो आप अच्छे से
अच्छे से अपने ग्रुप को मेंटेन कर पाओगे। मान लो एग्जाम में आपको इनविजिलेटर बना दिया गया और शुरुआत में आप फ्री रेन हो गए, तो क्या होगा, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बच्चे ज़बरदस्त नकल करेंगे। तो शुरुआत में ऑटोक्रेटिक अपनाओ, बिल्कुल भी नकल मत करने दो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद बहुत कम ध्यान देना है, और उसके बाद लास्ट में तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में ही बच्चे आपसे डर जाएंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट सिस्टम थ्योरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट सिस्टम थ्योरी किसने दी? लिकार्ट ने दी। यदि आप एग्जाम के टाइम बिजनेस मैनेजमेंट पे कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो तो रामबाड़ वीडियोज हमारे जरूर देख जाना। तो ये थ्योरी देखो किसने दी? लिकार्ट ने दी। इन्होंने भी 4 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल बताई: एक्सप्लॉइटेटिव, पार्टिसिपेटिव, बेनेवोलेंट एंड डेमोक्रेटिक। तो इसमें एक्सप्लॉइटेटिव क्या होता है? एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल जिसमें लीडर अपने फॉलोवर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, उसको लगता है फॉलोवर सब बेवकूफ़ है, केवल वही इंटेलिजेंट है। पार्टिसिपेटिव में थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि वर्क को करवाने के लिए थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। बेनेवोलेंट में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है, सब्सटेंशियल ट्रस्ट करता है। और डेमोक्रेटिक में तो वो फुल ट्रस्ट करता है अपने फॉलोवर पर। तो ये हमारा होता है। फिर फिफ्थ है हमारा मैनेजमेंट ग्रिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन किए होंगे। मैनेजमेंट ग्रिड किसने दिया? 2 लोगों ने दिया, एक ब्लेक एक मोटो। ऐसे आप लोगों को याद कर लेना है। वैसे ये काफ़ी अच्छे लोग थे। तो मैनेजमेंट ग्रिड ब्लेक एंड मोटोन ने दिया। इसमें इन्होंने 5 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल बताई। ये लिखे हुए हैं। 1-9 में जो 1 है वो टास्क ओरिएंटेड को शो करता है और 9 रिलेशन ओरिएंटेड को शो करता है। सभी में ऐसे ही है। जैसे 1-1 है तो इसका मतलब रिलेशन और टास्क दोनों ही 1-1 है। 1 का मतलब हम कम मान सकते हैं और 9 का मतलब हम ज़्यादा मान सकते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है उसके अंदर रिलेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसको कंट्री क्लब कहा जाता है। इंसान क्लब में क्यों जाता है? रिलेशन मेंटेन करने के लिए। यदि आप अच्छा क्लब ज्वाइन करोगे साल के 40-50 लाख रुपए की फीस देकर, तो आपके बढ़िया रिलेशन बनेंगे, बढ़िया बढ़िया लोगों से आपकी जानकारी होगी। तो 1-9 को इसलिए हम कंट्री क्लब कह देंगे। जो 1-1 है इम्प्रूवराइज्ड कहते हैं इसको, दोनों ही कम है। इम्प्रूवराइज्ड का मतलब होता है पुअर, या इसको आप इम्प्रूव से भी याद कर सकते हो, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो 1-1 में दोनों ही कम है, पुअर पोजीशन है। 9-9 में दोनों ही बढ़िया है। तो टीम के बेस पर काम हो रहा है, बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। 9-1 में टास्क वाला ज़्यादा है तो टास्क बेस्ड है। और 5-5 में दोनों ही मिडिल में आ रहे हैं, इसको मिडिल रोड कहा जाता है। तो ये थे हमारे बिहेवियरल के बेसिस पर। तो याद रखना बिहेवियरल वाले में ये 5 आएंगे। अब हम सिचुएशनल वाले की बात करते हैं। सिचुएशनल वाले में 3 आएंगे। पहला हमारा सिचुएशनल या लाइफ साइकिल थ्योरी। अगर डायरेक्टली पूछे सिचुएशनल थ्योरी किसने दी थी तो उसे ही लाइफ साइकिल थ्योरी कहते हैं। हर्शे एंड ब्लेंचार्ड ने दी थी। ऑथर का नाम आप कैसे याद करोगे? देखो हर्शे लिखा हुआ है। हर्शे का मतलब क्या होता है? हर आप किसके लिए काम में लेते हो? मेल के लिए या फीमेल के लिए? फीमेल के लिए। और शे का मतलब कहना। तो याद कैसे करोगे कि किसी फीमेल ने, किसी गर्ल ने आपसे लाइफ के बारे में बात की थी। तो लाइफ साइकिल थ्योरी इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। हर से एक वर्ड याद रखोगे एग्जाम में सेकंड तो देगा ही। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिचुएशनल थ्योरी में क्या होता है? ये कहते हैं लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करता है सिचुएशन पर। आपको बच्चों के अकॉर्डिंग खुद को सेट करना पड़ेगा, खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। बच्चे डिटेल में चाहते हैं तो डिटेल में बताना पड़ेगा, शॉर्ट में चाहते हैं तो शॉर्ट में बताना पड़ेगा। कुछ बच्चे रटना चाहते हैं, कुछ बच्चे समझना चाहते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने 4 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल बताई: टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। टेलिंग वाले को ही माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। ये स्टाइल तब काम मिली जाती है जब आपके फॉलोवर में न तो एबिलिटी है, न ही विलिंगनेस है और मेच्योरिटी भी नहीं है। तो कहने का मतलब छोटी क्लासेज में ये आप काम में ले सकते हो। इसमें सभी डिसीजन लीडर को ही लेने पड़ेंगे, फॉलोवर के भरोसे आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। सेकंड है सेलिंग एंड कोचिंग। यहाँ पर एबिलिटी तो नहीं है लेकिन विलिंगनेस बहुत ज़्यादा है और मेच्योरिटी भी लो टू मॉडरेट मेच्योरिटी है। मान लीजिए कि आप एक कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं लेकिन अब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, विलिंगनेस आप में बहुत ज़्यादा है, एबिलिटी कम है, तो आपकी मेच्योरिटी लो टू मॉडरेट है। यहाँ पर भी डिसीजन तो लीडर को ही लेने पड़ेंगे लेकिन वो बीच बीच में फॉलोवर
से हेल्प लेता रहेगा, इनपुट लेता रहेगा। जैसे मैं आप लोगों से इनपुट लेता रहता हूँ, क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, तो उससे इस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। थर्ड है पार्टिसिपेटिंग एंड सपोर्टिंग। इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स या फॉलोवर है उनके पास एबिलिटी ज़्यादा है, विलिंगनेस नहीं है, मॉडरेट टू हाई मेच्योरिटी है। मान लीजिए कि आप लोग इंटेलिजेंट तो हो लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं है, कुछ ज़्यादा विलिंगनेस नहीं है, तो मेच्योरिटी आपकी मॉडरेट टू हाई है। यहाँ पर डिसीजन फॉलोवर ले सकते हैं, लेकिन जो लीडर है उसे बीच बीच में सुपरवाइज करना पड़ेगा। डेलीगेटिंग वाले में बिल्कुल बेस्ट है, हाई एबिलिटी है, हाई विलिंगनेस है, हाई मेच्योरिटी है। जैसे कुछ स्टूडेंट जो सीरियस भी है, विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, तो उसमें पूरा काम फॉलोवर पर छोड़ा जा सकता है, और जो लीडर है उसे केवल बीच में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये 4 लीडरशिप स्टाइल हर्शे एंड ब्लेंचार्ड ने लाइफ साइकिल थ्योरी में बताई। कंटिंजेंसी थ्योरी, कंटिंजेंसी थ्योरी वैसे तो 2 होती है, एक तो फिडलर ने दी थी और सेकंड आरम स्टोकडील ने भी दी थी, लेकिन आपको फिडलर ही याद रखना है और बस इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डायरेक्टली याद कर लेना है कि कंटिंजेंसी थ्योरी फिडलर ने दी थी। थर्ड है हमारा पाथ गोल मॉडल। पाथ गोल मॉडल किसने दिया था? इवांस ने दिया था, लेकिन डेवलप रॉबर्ट हाउस ने किया। आप लोगों को बस रॉबर्ट हाउस याद रखना है। नाम कैसे याद करोगे आप? देखो वैसे मैंने वो जो डिटेल वाले वीडियो बनाए थे उनमें ट्रिक से मैंने ऑथर के नाम भी याद करवाए हैं। पाथ गोल मॉडल में आप लोग वो गाना याद करना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। तो उस गाने में क्या होता है, देखो घर कहाँ पर है? रास्ते में है, और रास्ते में क्या है? घर है। रास्ते को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? पाथ कहते हो, या हिंदी में पथ कह सकते हो। तो पाथ से आपको हाउस याद आएगा और पाथ से आपको रॉबर्ट हाउस याद आ जाएगा। डिटेल में इसकी हम नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन एक बार भी डिटेल में नहीं पूछा गया है उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। फॉलोवर थ्योरी किसने दी? FM सन्सफोर्ड ने दी। ये सन्सफोर्ड हो गया, इसको सन्सफोर्ड आप कर लेना। अब हम पढ़ेंगे कुछ मोटिवेशनल थ्योरी। ये जो हम 60+ थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा पॉइंट नंबर 7 चल रहा है। टोटल 44 पॉइंट मैंने इंक्लूड किए हैं, लेकिन 44 पॉइंट में टोटल 60+ थ्योरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने सब पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, जैसे अभी जो 5+3 8 लीडरशिप थ्योरी थी वो हमने 2 ही पॉइंट में डिस्कस कर ली। ऐसे ही अब जो मोटिवेशनल थ्योरी है 9 10 वो हम 7th पॉइंट में ही डिस्कस कर लेंगे। तो देखो मोटिवेशनल थ्योरी कौन कौन सी होती है। पहली है नीड हियरार्ची थ्योरी। मैं ये अजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि इसके बारे में सभी ने कभी ना कभी तो पढ़ा ही है। अब्राहम मास्लो ने दी थी, यूएस के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 5 प्रकार की नीड बताई। ये सभी हियरार्ची में ही चलेगी, श्रृंखला में चलेगी। यदि पहली नीड आपकी पूरी नहीं हुई तो ही पहली नीड आपको मोटिवेट करेगी। तो कहने का मतलब जो अनसेटिस्फाइंग नीड होती है वही मोटिवेट करती है। पहली नीड आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है तो सेकंड नीड आपको मोटिवेट करेगी, इसी श्रृंखला में चलेगी। पहली होती है सर्वाइवल साइकोलॉजी, इसके अंदर रोटी कपड़ा मकान। सेकंड सेफ्टी, सेफ्टी में इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। थर्ड सोशल नीड, इसमें फ्रेंडशिप, रिलेशन, अफेक्शन आते हैं। फोर्थ एस्टीम या ईगो, इसके अंदर आपका स्वाभिमान कि आपको केवल पैसे नहीं सम्मान भी चाहिए। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो लास्ट स्टेज जहाँ पर आप पहुँच सकते हो, पैसे आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो लास्ट स्टेज ही आपको सेटिस्फाई कर सकती है। सेकंड है हमारा, सेकंड थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी। इसे ही मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। हर्जबर्ग ने ये थ्योरी दी। तो इसके अंदर इन्होंने 2 चीज़ें बताई, पहला हाइजीन, सेकंड मोटिवेशन। हाइजीन वाले को ही मेंटेनेंस भी कहा जाता है। तो हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर में कौन सी चीज़ें आएगी? जो मास्लो की फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो आएगी, और मोटिवेशन वाले में 4 एंड 5th आएगी। तो इन्होंने बोला कि जो मास्लो के फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है वो केवल मोटिवेशन को मेंटेन करते हैं। यदि वो चीज़ें मिलेगी तो आप मोटिवेट नहीं होगे, लेकिन नहीं मिलेगी तो डिमोटिवेट हो जाओगे। और 4th एंड 5th वाली चीज़ें मिलेगी तो मोटिवेशन बढ़ेगा। तीसरी है हमारी ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। किसने दी? एल्डरफर ने दी। एग्जिस्टेंस में मास्लो की फर्स्ट एंड सेकंड आएगी, रिलेटेडनेस में थर्ड पूरा आएगा और 4th का आधा भाग आएगा, ग्रोथ वाले में 4th का बचा हुआ आधा भाग, और मास्लो की 5th सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला आ जाएगा। 3 नीड थ्योरी किसने दी? मैकक्लिंड ने दी। याद कैसे करोगे?
मैकक्लिंड ने 3 नीड को क्लियर किया, क्लिंड ने क्लियर किया 3 नीड को, ऐसे आपको जरूर एग्जाम में याद आ जाएगा। तो इन्होंने 3 प्रकार की नीड बताई जिनके लिए लीडर काम करते हैं, पावर के लिए काम करते हैं, अचीवमेंट के लिए काम करते हैं और एफिलिएशन के लिए काम करते हैं। इसमें भी इन्होंने बताया कि जो एफिशिएंट लीडर होते हैं वो तो केवल पावर और अचीवमेंट के लिए ही काम करते हैं, रिलेशन या एफिलिएशन के लिए काम करना बेवकूफ़ी है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मैकक्लिंड की ये जो 3 नीड थ्योरी थी इसमें पावर की सबसे ज़्यादा सिफारिश किसने की? एल्फ्रेड एडलर ने की। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों की पढ़ी हुई है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है कि एग्जाम टाइम से जस्ट पहले आपको देख कर जानी चाहिए। वहाँ पर यदि आप डिटेल वाली वीडियो देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। एक्सपेक्टेंसी या विक्टर व्रूम थ्योरी, इसके अंदर क्या होता है? दी किसने? विक्टर व्रूम ने दी। मोटिवेशन प्रोसेस पर बेस्ड है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इन्होंने बोला कि मोटिवेशन इज इक्वल टू वैलेंस इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इंटू एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है जो रिजल्ट आप चाहते हो वो रिजल्ट मिलने की कितनी % संभावना है। आप जीआरएफ चाहते हो और जीआरएफ आपको मिलने की कितनी % संभावना है। इंस्ट्रूमेंटलिटी, जो तरीका आप काम में ले रहे हो वो तरीका, तो उस तरीके से रिजल्ट मिलने की कितनी संभावना है। एक्सपेक्टेंसी और जो तरीका काम में ले रहे हो वो इंस्ट्रूमेंटलिटी। और वैलेंस का मतलब है जो रिजल्ट आपको मिलेगा आपकी नज़र में उसकी कोई अहमियत भी है या नहीं है। जीआरएफ की कितनी कीमत है, आपकी नज़रों में कितनी वैल्यू है, ये आ जाएगा आप लोगों को। मतलब यदि कोई स्टूडेंट यदि सीरियसली अब भी नहीं पढ़ रहा है, मुश्किल से 3 मंथ बचे हैं जीआरएफ को और अभी भी नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी नज़र में जीआरएफ की वैल्यू नहीं है। जो 90% स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ाम के 1 मंथ में या 15 डेज में पढ़ना पसंद करते हैं, तभी तो 90% स्टूडेंट का रिजल्ट सेम आता है और 10% स्टूडेंट का रिजल्ट अलग आता है। तो बात है जो आप अचीव करना चाहते हो उसको आप कितनी वैल्यू देते हो। 6th हमारा पॉइंट है इक्विटी थ्योरी, किसने दी? जेएस एडम ने दी। क्या कहती है ये? सोशल एक्सचेंज प्रोसेस पर बेस्ड है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 3 चीज़ें होती है, यदि इनपुट से ज़्यादा है आउटपुट का मतलब है आपको मिलने वाली सैलरी, इनपुट का मतलब आपके एफर्ट्स। यदि आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से तो ओवरपेड है, इससे गिल्टी फील होगी। अगर अंडरपेड है, पैसा कम मिल रहा है, मेहनत ज़्यादा, तो अंडरपेड होगा और डिससेटिस्फैक्शन होगा। और आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट है तो इक्विटी होगा। इक्विटी एक तरीके से इक्विलिब्रियम हो गया। फिर 2 चीज़ें हैं 7th एंड 8th। पहले हम देखते हैं रीएनफोर्समेंट मॉडल, किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है बीएफ स्किनर। क्या कहते हैं? जब आप कुछ करते हो और आपको रिवार्ड मिलता है तो वो रिवार्ड रीएनफोर्समेंट का काम करता है, पुनर्बलन का काम करता है, उससे आप और भी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हो। पहले आपने कोई छोटा मोटा एग्जाम दिया, वो क्लियर हुआ, आपको रिवार्ड मिला, फिर आप फिर से मेहनत करोगे, फिर से आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बीएफ स्किनर कहते हैं। इसी पर बेस्ड कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बनाया गया जेरेमी बेंथम ने। तो एग्जाम में अगर पूछे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच किस पर बेस्ड है? रीएनफोर्समेंट मॉडल ऑफ बीएफ स्किनर पर बेस्ड है। कैरेट एंड स्टिक क्या कहते हैं कि यदि आपके फॉलोअर अच्छा करें तो आप उनको कैरेट दो, मतलब रिवार्ड दो, और बुरा करें तो स्टिक दो, पनिशमेंट दो, इससे बढ़िया तरीके से काम होगा। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है एक्स एंड वाई थ्योरी, किसने दी? मैकग्रेगर ने दी। काफ़ी ज़्यादा और हर एग्जाम में पूछा जाता है। 2 थ्योरी दी एक्स एंड वाई, पहले एक्स दी थी, उसके बाद इन्होंने वाई थ्योरी दी। एक्स थ्योरी में ये कहा कि एम्प्लॉयज या फॉलोअर कामचोर होते हैं, सुपरविजन करना पड़ेगा तभी वो काम करेंगे। वाई थ्योरी ये कहती है सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, इंसान खुद मोटिवेटेड होता है, जिसको जीआरएफ निकालना है चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो खुद ही पढ़ेगा। 10th है हमारा लास्ट मोटिवेशन थ्योरी है पोर्टर लालर मॉडल। 2 लोगों ने दी थी, पोर्टर एंड लालर ने। जैसा कि हम बीएफ स्किनर वाले रीएनफोर्समेंट मॉडल में मान रहे थे, यदि रिवार्ड मिलेगा तो परफॉर्मेंस बढ़िया होगी,
पोर्टर एंड लालर ने बोला कोई ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन से मोटिवेशन या परफॉर्मेंस आए, इसका उल्टा होगा। यदि आप परफॉर्म बढ़िया करोगे तो रिवार्ड बढ़िया आएगा। कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था तो आप परफॉर्मेंस बढ़िया दोगे, लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल सही है, आप परफॉर्म बढ़िया करोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऐसा पोर्टर एंड लालर मॉडल ने कहा। फिर नेक्स्ट है हमारा 8th कॉन्सेप्ट। कहने के लिए 8th कॉन्सेप्ट है, पहले ही हम 20 के लगभग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। एमबीओ कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है, 1954 में आया है, बाय मिस्टेक 1956 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। पीटर एफ ढरकर ने दिया था। अगर एग्जाम में एमबीओ कॉन्सेप्ट पूछे तो पीटर एफ ढरकर, लेकिन बुक पूछे एमबीओ किसने लिखी तो जॉर्ज ओरियोन ने लिखी, ये आपको जरूर याद रखना है। 10th हमारा पॉइंट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसी को ही स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। एक टफ पॉइंट है, स्टूडेंट को जनरली ये समझ में नहीं आता है, ध्यान से देख लेना। कब आया ये कॉन्सेप्ट? 1953 में आया। किसने दिया? वी.ए. ग्राइकुनस ने दिया। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वी.ए. ग्राइकुनस ने ये दिया। इसमें क्या होता है कि हम कुछ रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं। रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में 2 बार, नेट के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के, तो मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल पर लेकर चला जाता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले में हम कैलकुलेट करते हैं, ए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लेकर चल रहे हैं कि एक सुपरवाइजर है और 2 सबॉर्डिनेट हैं इसके, बी एंड सी। एक सुपीरियर है मिस्टर ए और 2 इसके सबॉर्डिनेट है मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। तो जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं वी.ए. ग्राइकुनस के, उसके अंदर जहाँ पर भी हम एन वर्ड काम में लेंगे तो एन का मतलब रहेगा नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट टू बी सुपरवाइज्ड। तो यहाँ पर 2 हमारे सबॉर्डिनेट हो गए, एन बराबर 2 हो गया। और ये टोटल हमें 6 फॉर्मूले कैलकुलेट करने होते हैं। पहले फॉर्मूले में ए बराबर, ए में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ए में हम कैलकुलेट करेंगे कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप कितनी है, तो हमारा आंसर आएगा 2। ए का रिलेशनशिप होगा बी के साथ और ए का रिलेशनशिप होगा सी के साथ। फिर बी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉस रिलेशनशिप। क्रॉस रिलेशनशिप का मतलब है जो हमारे सबॉर्डिनेट है उनके बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो इसका आंसर भी 2 आएगा। बी का रिलेशनशिप सी के साथ और सी का रिलेशनशिप बी के साथ, दोनों में रिलेशन अलग अलग हो सकता है दोनों की पोजीशन अलग अलग हो। फिर सी वाले में हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। आप कहोगे डायरेक्ट रिलेशनशिप तो हमने ए वाले में कैलकुलेट की थी, ए वाले में डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप कैलकुलेट की थी और सी वाले में डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ए का रिलेशनशिप बी के साथ जब सी भी वहीं पर मौजूद है और ए का रिलेशनशिप सी के साथ जब बी भी वहीं पर मौजूद है, तो भी हमारा आंसर 2 ही आ जाएगा। फिर डी है हमारा और इसी तरीके से ई है और फिर एफ है। डी ई एफ में हम क्या करते हैं, जो हमने ए बी सी किया उनका हम टोटल लगा देते हैं। एक बार मैं आपको इनके फॉर्मूला बता देता हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप एक बार देख लेना, या फिर आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इन चीज़ों को लिख सकते हो, जैसे भी आपको बढ़िया लगे। बाकी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें ज़रूर देख कर जाना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये जो मैंने सिंबल्स लिखे हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहे थे। ए हमारा सुपीरियर था और बी और सी सबॉर्डिनेट थे। 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ रिलेशनशिप। एन का मतलब है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट टू बी सुपरवाइज, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। बी का मतलब क्रॉस रिलेशनशिप, सबॉर्डिनेट में रिलेशनशिप, बी का सी के साथ, सी का बी के साथ, 2 आंसर हमारा आ गया। डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप में भी 2 आंसर आएगा। ए का बी के साथ रिलेशनशिप जब सी प्रेजेंट है और ए का सी के साथ जब बी प्रेजेंट है। डी वाले में हम ए प्लस बी को
टोटल कर देंगे, ई वाले में ए प्लस सी को और एफ वाले में हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों को टोटल कर देंगे। एग्जाम में जो अभी तक क्वेश्चन आया है वो एफ वाले का आया है, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, केवल फॉर्मूला पूछा है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को रट लेना है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए स्पैन ऑफ कंट्रोल में रिलेशनशिप कैलकुलेट करने का, आंख बंद करके जहाँ पर ये फॉर्मूला नज़र आ जाए वहाँ पर आप सॉल्यूशन कर देना। कमेंट बॉक्स में एक आंसर आप लोगों को बता देना है। यदि सुपरवाइजर 1 है और सबॉर्डिनेट 4 है, 4 का मतलब n बराबर 4 हो गया, तो आंसर हमारा एफ वाले में कितना आएगा ये आप लोगों को बता देना है। वैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। एक और चीज़, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का सिंपल मीनिंग होता है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट टू बी सुपरवाइज्ड बाय ए मैनेजर। एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट पर कंट्रोल करेगा, ये हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। यदि एक मैनेजर को बहुत सारे सबॉर्डिनेट पर कंट्रोल करना पड़ रहा है तो उसे नैरो कहते हैं, और बहुत कम पर करना पड़ रहा है तो उसे फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, जीरो बेस बस्टिंग किसने दी? 1970 में पीटर ए फिर ने सबसे पहले इसको काम में लिया था। होता क्या है ZBB में, जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, किसी चीज़ के लिए यदि पहले साल बजट रखा गया था 50 करोड़, अगली साल बजट तय करते वक्त वो क्या करेंगे कि 50 करोड़ तो पिछली साल था, इस बार 60 करोड़ कर देते हैं, फिर उसके अगले साल और जोड़ देंगे 10-15 करोड़, तो बजट बढ़ता जाएगा। पीटर ए फिर ने क्या बोला? जीरो बेस बस्टिंग अपनाओ। इसमें क्या होगा, जब हम अगले साल बजट तय कर रहे हैं तो पिछले वाले को भूल जाएंगे, वो बोलेंगे कि पिछले साल 50 करोड़ किया होगा, उसको मत ध्यान रखो, आप ये देखो किस एक्टिविटीज़ के लिए कितना पैसा चाहिए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। तो ये हमारा जीरो बेस बस्टिंग होता है। मिस यूटिलाइजेशन इससे रुकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग ओसबॉर्न ने दिया था। क्या कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग में ओसबॉर्न? ये कहते हैं कि लीडर को खुद अपने आप डिसीजन नहीं लेकर फॉलोवर्स से आइडिया लाने को कहना चाहिए। यदि 50 आपके फॉलोवर है, सबको कहो कि सब एक एक आइडिया दो कि डिजिटलाइजेशन को हम ज़्यादा बढ़िया से कैसे लागू कर सकते हैं, या फिर मजदूरों को गांव कैसे बढ़िया तरीके से भेजा जा सकता है। 50 लोगों से पूछा, सबने एक एक आइडिया दिया, उसके बाद जो हमारा मेन लीडर है वो बढ़िया आइडिया को सेलेक्ट कर सकता है। जब ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस हो रही है तो क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे, क्वांटिटी पर देंगे। सब आइडिया लेकर आओ, गलत सही जो बढ़िया लगे वो बताओ। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग खत्म हो जाएगा, आइडिया आ जाएंगे, तब क्वालिटी पर सोचेंगे। कई बार जो लीडर होता है वो तानाशाह होता है, अपनी मर्जी से डिसीजन ले लेता है। जो मेन डिपार्टमेंट होते हैं उनको भी नहीं बताया जाता। RBI हाथ ऊपर कर देता है कि हमें तो बताया नहीं गया डिजिटलाइजेशन हो रहा है। 13th हमारा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप। तो हेनरी मिंट्सबर्ग ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप बताए। टोटल कितने टाइप बताए? 8 टाइप इन्होंने बताए। इन 8 टाइप के ब्रैकेट में मैंने जो एक एक वर्ड लिखा है, उन एक एक वर्ड का डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ओल्डेस्ट होता है, मिलिट्री में काम में आता है। डेमोक्रेसी बिल्कुल कम होती है, यूनिटी ऑफ कमांड से काम होता है, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन से काम होता है। सेकंड है हमारा लाइन एंड स्टाफ, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता है। जो ब्रैकेट में लिखा है डायरेक्ट उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कई बार आ चुका है। स्टाफ यहाँ पर किसको कहते हैं? जो एक्सपर्ट होते हैं, एडवाइस देने वाले, उन्हें स्टाफ कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। और लाइन कौन होते हैं? मैनेजर, जो कि डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा हमारा पॉइंट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये आपको पहले ही पता है फंक्शनल और डिविजनल वाले में क्या होता है। फंक्शनल वाले में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, डिविजनल वाले में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। डिविजनल वाले का ही दूसरा नाम प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है। यदि एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगी स्पेशलाइजेशन किस में होता है तो फंक्शनल आपको आंसर करना है। फिर 2 है प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट वाला हम तब काम में लेते हैं जब हमारे पास 4-5 ही प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बड़ी बड़ी अमाउंट के और हाई पीरियड के, लॉन्ग पीरियड के प्रोजेक्ट है। और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तब काम में लेते हैं कई सारे प्रोजेक्ट है हमारे पास 100-150 और वो छोटी छोटी अमाउंट के और शॉर्ट टर्म के हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन हो जाता है? मैट्रिक्स वाले में हो जाता है।
टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, टीम बना दी जाती है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम हो सकती है, सेल्फ मैनेजिंग टीम, वर्चुअल टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम। जो सेल्फ मैनेजिंग टीम है उन पर मैनेजमेंट कंट्रोल कम करता है, ज़्यादा पावर देता है। वर्चुअल टीम ऑनलाइन होती है, फेस टू फेस नहीं मिलती। क्रॉस फंक्शनल वाले में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल फ्री फॉर्म है, कोई भी किसी से बात कर सकता है। जो स्केलर चेन है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 14 है हमारा, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया? जैक वेल्च ने दिया। काफ़ी पहले इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और अब ये काम में आ रहे हैं। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये आप ये मान लो कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन से जस्ट ऑपोजिट है। तो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए बैठने के लिए फिक्स ऑफिस नहीं होता है। कोई कहीं पर भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल फॉर्मल इनकी यूनिफॉर्म नहीं होती है, आप कैसे भी कैजुअल कपड़े पहन कर आओ। तीसरी बात, टाइम फिक्स नहीं होता है कि 10 से 5 तो आपको बैठना ही पड़ेगा। कोई किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम आकर अपना काम कंप्लीट करो। और इसके अलावा आप घर से भी काम कर सकते हो। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। आप कहोगे ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज अवेलेबल है, हाउस ऑफ कार्ड्स, शायद आप लोगों ने देखी हो। तो उसमें क्या होता है कि एक न्यूज़ एजेंसी है, तो उस न्यूज़ एजेंसी में ऐसे ही काम होता है, कोई कभी भी आओ, बस आप लोगों को काम कंप्लीट करना है। जिस जर्नलिस्ट को वर्क दिया गया है कि आपको डेली 10 न्यूज़ देनी है, वो 10 न्यूज़ चाहे किसी भी टाइम दे, कैसे भी दे, वो पोस्ट कर देगा ऑनलाइन अपनी 10 न्यूज़। और ये नहीं देखा जाएगा कि टाइम पर आए नहीं आए। तो इस तरीके के बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जनरली ये देखने को नहीं मिलते, इसलिए हमें इनके बारे में कम नॉलेज है। फिर देखो 15th हमारा पॉइंट है, या फिर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर सकते हैं। जैसे ये यूट्यूब चैनल है और मान लीजिए 5 टीचर्स और एसोसिएटेड है, तो बस उनको मैंने कह दिया कि उनको टाइम दिया हुआ है कि आपका वीडियो सुबह 10 बजे आना चाहिए, आपको वीडियो 12 बजे आना चाहिए। और फिर उनकी मर्जी है कि वो मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कितने बजे आते हैं, कितने बजे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो अपने आप काम कर लेंगे। तो वो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा फील्ड थ्योरी, किसने दी थी? कूट लेविन ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से देखो क्या होता है, एक तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए एक तो आप फ्रूट खाओ, सेकंड आप एक जूस पियो, और तीसरी बात आपको विटामिन और प्रोटीन की डायरेक्टली कैप्सूल दे दिए जाए। तो ये जो हमारे शॉर्ट वीडियो है ये कैप्सूल है। आपको जूस जितनी भी मेहनत नहीं करनी है और फ्रूट खाना तो बात ही अलग है, तो डायरेक्टली आपको बेनिफिट हो रहे हैं। फील्ड थ्योरी किसने दी थी? कूट लेविन ने। इसको हम कभी डिटेल में 5 मिनट सीरीज में लेकर आएंगे। इसमें इन्होंने क्या बोला, किसी पर्सन का बिहेवियर डिपेंड करता है उसकी फील्ड पर। फील्ड का मतलब है एनवायरमेंट। 16th हमारा पॉइंट है सेंसिटिविटी ग्रुप या लेबोरेटरी ग्रुप या टी ग्रुप। किसने दिया था? ये भी कूट लेविन ने ही दिया था। ये एक ऐसा ग्रुप है जो ट्रेनिंग के पर्पज से काम में लाया जाता है। इसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने पर ध्यान दिया जाता है कि आप अपने टीम मेंबर से कैसे बढ़िया से पेश आओगे, कैसे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, कैसे डाइवर्सिटी का सम्मान करोगे। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड के ओरिजिन। मोटिवेशन वर्ड कहाँ से आया? न केवल मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ बल्कि मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो वो मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी इस प्रकार के नोट्स बनाने में। लेकिन आप ये सोचो, यदि आपके 10 सब्जेक्ट हैं और 10 सब्जेक्ट के यदि आपने इस तरीके के नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे लगेंगे। जो बाकी लोग 2 महीने में रिवाइज नहीं कर सकते वो आप 4 घंटे में रिवाइज कर लोगे, और बार बार डेली उठकर डेली उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आप लोगों को तो वो चीज़ें बिल्कुल रट जाएगी, कॉन्सेप्ट याद रह जाते हैं। केवल जो चीज़ें भूलने की है वही चीज़ें हम इसमें लिखते हैं।
मोटिवेशन वर्ड लैटिन वर्ड मूवर से आया, उसका मतलब होता है मूव। तो मोटिवेशन में हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बजट वर्ड फ्रेंच वर्ड बजट से आया, इसका मतलब होता है लेदर पर्स, जिसमें हम कुछ फंड्स रखते हैं। तो बजट में क्या होता है, हम किसी चीज़ के लिए फंड्स एप्रोप्रिएट करते हैं। डिसीजन वर्ड कहाँ से आया, लैटिन वर्ड डिसीजो से आया, उसका मतलब होता है कटिंग अवे या कटिंग ऑफ। कटिंग अवे या कटिंग ऑफ का मतलब होता है कम करना, मतलब अल्टरनेट को कम करना। डिसीजन केवल तभी लेना पड़ता है जब एक चीज़ के एक से ज़्यादा ऑप्शन है, किसी चीज़ का एक ही ऑप्शन है तो कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजी ग्रीक वर्ड स्ट्रेटिया से आया, और स्ट्रेटिया भी दो शब्दों से बना है, स्ट्रेटोस और एगो। स्ट्रेटोस का मतलब होता है आर्मी, एगो का मतलब होता है गाइडिंग। पॉलिसी वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड पॉलिटिया से आया, इसका मतलब होता है सिटीजनशिप। तो ये वर्ड वहाँ से ओरिजिन हुआ, जो गवर्नमेंट सिटीजन के लिए पॉलिसी बनाती है, वहाँ से पॉलिसी वर्ड जनरेट हुआ। एथिक्स कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड एथिकोस से आया, और एथिकोस खुद अनोदर ग्रीक वर्ड इथोस से आया, इसका मतलब होता है कस्टम या फिर करेक्टर। तो एथिक्स में जनरली वो ये मानकर चलते थे जो भी पुरानी परंपराएं चली आ रही है वही हमारी एथिक्स है, या फिर किसी इंसान का चरित्र। ऑडिट भी आप लोगों के कोर्स में है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑडिट वर्ड लैटिन वर्ड ओडायर से आया, उसका मतलब होता है सुनना। नेक्स्ट, ये कुछ मैनेजमेंट फंक्शन है। जनरली आप मैनेजमेंट फंक्शन कोई पूछता है तो आप क्या बताते हो, आप बता देते हो पोस्ट डीसी। ये पोस्ट डीसी दिए थे कुंटज एंड ओडोनल ने, सभी ने अलग अलग दिए, ये जरूर देख कर जाने हैं। जेआरएफ आपको क्लियर करना है तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ मसालेदार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप वही चीज़ें पढ़ते रहोगे जो बाकी लोग पढ़ते रहेंगे तो जेआरएफ कैसे होगा। ये वीडियो आप देख जरूर लेना, इससे पहले कि ये वीडियो मैं पब्लिक से प्राइवेट कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और ये वीडियो जरूर देख लेना। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं तो इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है, जब मैं इनको प्राइवेट कर दूंगा, पेड कर दूंगा, तब आप काफ़ी कमेंट करोगे इन वीडियोज के लिए। तो कुंटेज एंड ओडोनल ने दिया पोस्ट डीसी का मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। लूथर गुलिक वाला तो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो इन्होंने पोस्ट डी कॉर्ब नाम से दिया, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बस्टिंग। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पोस्ट डी कॉर्ब में सी का क्या मतलब है। एग्जाम में आप सोचते रहोगे कि कोऑर्डिनेशन आएगा, कमांडिंग आएगा या कुछ और आएगा। हेनरी फ्योल ने पीओ ट्रिपल सी दिया, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग। न्यूमैन एंड समर ने ओपीएलसी दिया, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग लीडिंग कंट्रोलिंग। तो ये आपको जरूर रट कर जाने हैं, रटना ही पड़ेगा। आप समझो कि एक बार हमने वीडियो देख लिया एग्जाम में याद हो जाएगा, मुझे तो ऐसा हुआ नहीं था। कंटिन्यू मैं नोट्स बनाने के बाद डेली इन चीज़ों को पढ़ता था, तब मुझे एग्जाम तक ये याद रहे थे। EFL ब्रीच ने POMCC दिया, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मोटिवेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग। कुछ ईयर्स हम देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का कॉन्सेप्ट 1978 में आया, ZBB 1970 में, MBO 1954 में। आपको कमेंट बॉक्स में ZBB की फुल फॉर्म भी लिख देनी है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 1953 में। याद रखना है आपको नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और फ्लैट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो FM में पढ़ते हो 1914 में। और GIT या कानबैन 1970 में। GIT क्या होता है, जस्ट इन टाइम। ये कहते हैं कि आप पहले से इन्वेंट्री मंगवा कर मत रखो, जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाओ, इससे आपका पैसा अननेसेसरी इन्वेस्ट नहीं होगा इन्वेंट्री में और आप पैसे को कहीं ज़्यादा बढ़िया जगह लगा पाओगे। अब कुछ इजी पॉइंट देखते हैं। आज हम टोटल 21 पॉइंट देखेंगे, बाकी के हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है ज़रूर बता देना। यदि आप लोगों को पसंद आया तो ही मैं सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा। यदि मुझे लगा आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर हम कुछ और लेकर आएंगे जो मुझे लगे कि स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा। जिस चीज़ के स्टूडेंट है वो हम लेकर आएंगे। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना जो पूछा है वो भी, और आपको वीडियो कैसे लग रहा है ये भी। और एक ख़ास बात, जब भी आप कमेंट करो, न केवल इस वीडियो में बल्कि किसी भी वीडियो में, तो अपनी बात कहने के बाद #JP गर्ग जरूर लिख देना, जैसे आपने पहले लिखा था सेम उसी तरीके से बिना स्पेस के।
इससे हमारा चैनल भी जल्दी प्रमोट हो जाएगा और आपके कमेंट का भी मुझे जल्दी पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 20 फादर ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? हेनरी फ्योल। बच्चे को पता है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट किसने दिए? हेनरी फ्योल ने दिए। टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए। इन 14 प्रिंसिपल के नाम और उनका मीनिंग आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। वैसे तो आपको पता है, फिर भी हम बिल्कुल शॉर्ट में इनको एक बार देख लेते हैं। तो इस कोड से आप लोग याद कर सकते हो, यदि आपको याद नहीं हो तो, या फिर खुद का कोड बना सकते हो। यू कट रोडीज की स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे से देख लेना। डी 3 बार है, आई 1 बार है, ई 2 बार है, एस 2 बार है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक एक लाइन में मैं इनका मीनिंग बताऊंगा। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, ये नहीं 4 लोग उसे ऑर्डर देते रहें। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में कहते हैं दोनों चीज़ें अप्लाई करो, दोनों के बेनिफिट मिलेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट TLM, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमेटिक एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में याद रखना है 1 यूनिट 1 हेड या 1 यूनिट 1 प्लान। यूनिट का मतलब है डिपार्टमेंट, तो एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। सभी टीम मेंबर अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। टेन्योर या कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉय को बार बार ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। इससे लेबर टर्नओवर रेशियो बढ़ेगा, आपको ही नुकसान होगा, एक्सपीरियंस्ड वर्कर नहीं रहेंगे आपके पास। 5th है हमारा रेम्यूनरेशन, बढ़िया रेम्यूनरेशन देना चाहिए वरना एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएंगे। ऑर्डर, राइट थिंग एट राइट प्लेस, चाहे मैन हो चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, सही जगह पर उनको लगाया जाना चाहिए, गलत जगह पर आपको नहीं लगाना चाहिए। डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए चाहे ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो। डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। हमारे अंदर से जो पंक्चुअलिटी आती है उसे ही हम डिसिप्लिन कहते हैं। हमारे अंदर डिसिप्लिन है कि हम डेली पढ़ेंगे, वही डिसिप्लिन है। डिवीज़न ऑफ लेबर, वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए और डिवाइड करके अलग अलग लोगों में दे देना चाहिए, इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, दोनों में पैरिटी होना चाहिए। पैरिटी यानी बैलेंस, यदि अथॉरिटी दे रहे हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी। 10th हमारा पॉइंट है इनिशिएटिव, एम्प्लॉइज में इनिशिएटिवनेस होनी चाहिए, उनके सजेशन लेने चाहिए, ये नहीं है एम्प्लॉय क्या बताएगा। इक्विटी, एम्प्लॉय को इक्वल मानना चाहिए, किसी भी बेसिस पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एस्पिरिट द कोर, टीम वर्क से काम होना चाहिए, टीम स्पिरिट को प्रमोट किया जाना चाहिए। स्केलर चैन 2 चीज़ों का फ्लो बताता है, कम्युनिकेशन का और अथॉरिटी का। कम्युनिकेशन का जो फ्लो बताया गया कि A B को बताएगा, B C को बताएगा, A डायरेक्टली C को नहीं बता सकता, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। एक एक्सेप्शन होता है गैंग प्लैंक में क्या होगा, 2 सेम लेवल के मैनेजर डायरेक्टली बात कर सकते हैं बिना स्केलर चैन को फॉलो किए, लेकिन खास बात दोनों सेम लेवल के पर्सन होने चाहिए, इस तरीके से बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट 14th लास्ट हमारा पॉइंट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? सबॉर्डिनेशन का मतलब होता है छोटा समझना, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोटा समझना चाहिए जनरल इंटरेस्ट से। कंपनी के फ़ायदे को अहमियत दी जानी चाहिए बजाय खुद के फ़ायदे के। तो ये हमने पढ़े प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के पॉइंट्स हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट्स आए, मुझे लगा कि आप लोगों को बढ़िया लग रहा है, तो सेकंड वीडियो में परसों यानी ट्यूसडे को लेकर आ जाऊंगा। बाकी आपकी जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।